नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है एग्जाम विद एएसएन चैनल पर। आज ये जो सचिवालय की सीरीज चल रही है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, महेश वडवाल सर की बुक, ये है आज 8th नंबर की वीडियो है, क्लास नंबर 8 है। और 2 वीडियोज और आएंगी, 10 वीडियोज में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री महेश वडवाल सर की कम्प्लीटली एनसीईआरटी सार संग्रह खत्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा मिनट की नहीं है, पर 20-25-30 मिनट की वीडियोज बन रही हैं। आप बहुत इत्मीनान से कंप्लीट देखिए। यह जो आपकी वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी पैट्स सहित जो भी पैट से संबंधित एग्जाम होंगे, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी वनडे कोई भी एग्जाम होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो है, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ओके, क्या होगा आज का टॉपिक? गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो देखते हैं, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता भी इसे कहते हैं, कब हुआ था? तो ये हुआ है 5 मार्च 1931 को। क्लियर है ना? 5 मार्च 1931। देखो, मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको, बीच में बार बार नहीं टोकूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कमेंट किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलती रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से संबंधित समय समय पर वीडियो डालते रहते हैं। क्लियर है ना? अब आइए अपने टॉपिक पे लगातार कंटिन्यू बात करते हैं, है ना। बार में बीच में टॉपिक क्या मतलब है? गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? क्या है पॉइंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए बॉक्स में ये लिखा हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। क्लियर? अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन, ठीक है दोस्तों, बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। मतलब राजपुताना जो जहाज था उसका SS राजपुताना नामक जहाज नाम था, और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो बम्बई से वो SS राजपुताना नामक जब जहाज से गए थे। दूसरी चीज़, लंदन में किस हॉल में वो ठहरे थे? तो वो लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और ये कब क्यों गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। इस यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? याद रहे, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो यह है मौलाना मोहम्मद अली। कौन है? मौलाना मोहम्मद अली थे। तो आपको याद रहे, फिर एक बार देखें, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, लंदन में, देखते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं ये आपकी। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल ने किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रहे कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कब कहा गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर क्वेश्चन आया कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, है ना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखते हैं सम्मेलन और उनके वर्ष देखते हैं। प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन, उनके वर्ष देखते हैं। तो ये आपको याद रहे कि जो ये सम्मेलन और उनके वर्ष हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मैचिंग में आ जाते हैं। पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में कई बार ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, पर जो वनडे के एग्जाम होते हैं डायरेक्ट वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। तो प्रथम गोल में जो सम्मेलन है, क्या प्रथम गोल में सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रहा है, लगभग 2 महीने तक, है ना। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोल में सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर है 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। याद रहे, द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक, याद रहे। फिर एक बार देखते हैं, प्रथम जो गोल में सम्मेलन आपका है वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। तृतीय गोल में सम्मेलन जो है द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? याद रखें कि द्वितीय गोल में सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। द्वितीय गोल में सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप ईयरबड्स, ईयरफोन, नेक बैंड लगा के आप आराम से सुनते रहिए सिर्फ, बिल्कुल। अगर एक बार बहुत अच्छे सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 3 बार वीडियो सुन लेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किस मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्पित प्रारूपित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखें, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय नेता तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? याद रहे कि कौन सा भारतीय नेता ऐसा था जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको याद रहे यह थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। अगर क्वेश्चन आया तो प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग किसने लिया? द्वितीय गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग किसने लिया, ये आप कमेंट करके जरूर जल्दी से बताएं। और तीनों गोल में सम्मेलन जो हुए हैं उनमें किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी इरविन समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका हस्ताक्षरित होने पर किसने निभाई, तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। आप बहुत इत्मीनान से, बहुत आसान इस वीडियो को देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मेरी आशा है कि आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो इरविन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा किसने कहा? बताइए, इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा किसने कहा? तो यह तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा की उपाधि किसने दी या किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। याद रखिए कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन में 1931 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, क्योंकि देखो महेश बड़वाल सर में बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, बहुत अच्छे से, बहुत लिमिटेड एनसीईआरटी का सार संग्रह और आए हुए क्वेश्चनों का सारांश दिया हुआ है। तो हम एक एक करके अच्छे से देख रहे हैं ना, रिवीजन हो जा रहा है सब लोगों का, और मेरी यही कामना भी है बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? भैया सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। फिर देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा
रैमजी मैकडोनाल्ड ने की है। ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये थे, 1931 में ही तो हुआ थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हरिजनों का या दलितों का के लिए अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। याद रखें, हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया है 1932 में। उस समय रैमजी मैकडोनाल्ड जो थे वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब स्टार्ट किया या प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय। ठीक है। पूना एक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो याद रखें कि पूना एक्ट जो था वो दलित वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर, वी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पूना समझौता ही हुआ था, क्योंकि दलित से संबंधित है समझौता था। वी.आर. अंबेडकर। नेक्स्ट, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गईं? तो क्रमशः 71 एवं 148। सांप्रदायिक अवार्ड में 71, पूना पैक्ट में 148, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? इतनी दी गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन किसने कहा था? यह कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह क्या कहा? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पे, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार आपके क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है, याद रखें। ठीक है दोस्तों, वर्ष जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी आपकी क्लास कैसी लग रही, फटाफट कमेंट करके बताइए और कंप्लीट क्लास को देखिए, तभी मज़ा आता है। किसी चीज़ को अधूरा छोड़ने में कोई मज़ा नहीं है ना। तो वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बेड़ा थे। याद रहे, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बेड़ा थे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो याद रखिए, पूना समझौता के बाद जो गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए संस्था की स्थापना की है उसका नाम था हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट मित्रों क्या है? वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। याद रखें कि सफलता जो है वो एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन में ही नहीं मिलती। मतलब कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहिए। और आपको याद रहना चाहिए कि टॉपर्स जो होते हैं, जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, वो पर डे पढ़ते हैं, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन पर डे पढ़ेंगे, पर डे, है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। आइए नेक्स्ट टॉपिक ही देखते हैं। क्या है टॉपिक नेक्स्ट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रांतीय चुनाव। टॉपिक क्या है आपका? देखिए, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। आइए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। याद रहे कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम है, इसके ही द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव मतलब स्टेट के चुनाव करवाने के प्रावधान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो वर्ष 1937 में। याद रहे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? तो 1937 में किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। ठीक है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। याद रहे, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन रही है आप तक बहुत जल्दी से पहुंचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने क्या किया? 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। अगर आ जाता है कि कितने प्रांतों में से कितनी सरकार बनाई कांग्रेस ने, तो 8 प्रांतों में। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। याद रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें तो एग्जाम में आ जाती हैं। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने महीने या कितने समय शासन किया? तो 28 महीने किया था। नेक्स्ट क्या है? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात में अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में। हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। याद रहे, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लिया, चुनाव लड़े और उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया त्रिपुरी अधिवेशन 1939 वाले में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। याद रहे, पट्टाभी सीतारामैया नहीं बने थे, तब राजेंद्र प्रसाद बने थे सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात, कांग्रेस को जब छोड़ दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना किया? तो याद रखें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। याद रहे, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से वीडियोज को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। तो 8 अगस्त 1939 का नाम दिया गया। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखें क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्लियर? संस्थापक कौन थे इसके? तो योगेश चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य क्या था इनका? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है? 1937 में प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। याद रहे कि प्रांत में जो चुनाव हुए हैं और उनके प्रधानमंत्री जो बने थे, वो मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। ठीक है, 1937 में प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। तो जो प्रांत था असम, उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला। बिहार श्री कृष्ण सिन्हा थे प्रधानमंत्री। बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री फजलुल हुक थे। उड़ीसा के प्रधानमंत्री बीएन दास थे। उड़ीसा के कौन थे? बीएन दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब थे। संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश है, इसे गोविंद वल्लभ पंत थे। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री एन.वी. खरे और बम्बई के बीजी खरे। मद्रास के जो प्रधानमंत्री थे श्री राजा गोपालाचारी, चाहे मुख्यमंत्री कह रहे चाहे प्रधानमंत्री कह रहे। ठीक है, संयुक्त प्रांत बता रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। सिंध के जो थे वो अल्लाह बख्श थे और पंजाब के जो थे सिकंदर हयात खां थे। याद रखें, ये सारे रटने की बातें हैं, तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1934 में क्या है भैया?
दोस्तों बहुत अच्छे से वीडियोज़ को अच्छे से सेट करता हूँ, बहुत प्यार दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, महेश बड़वाल सार संग्रह और सचिवालय सीरीज़ के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए, खोज के देखिए। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। क्लियर? फिर याद रखें, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने थे? तो रफी अहमद किदवई बने थे। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। क्लियर है ना? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक देखें, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की है, वो देखेंगे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो भी अच्छा टॉपिक है, एक ही पेज में फिनिश हो जाएगा। तो क्या है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक? क्या सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे? 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। देवव्रत विश्वास, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी और क्या है? वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक ही है, एक नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। आइए देखिए क्या है टॉपिक में। टॉपिक है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आपको याद होना चाहिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो गया था। क्लियर है ना? और नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र का घोषित किया। तो 17 अक्टूबर 1939 को। युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939। और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिया 17 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट है, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह शासन किया था। नेक्स्ट आइए टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939। क्या पॉइंट है? कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आइए,
मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के विकास किस अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1940। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो पाकिस्तान की रूपरेखा जो थी वो सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखें कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, 23 मार्च 1943 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 1940 को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट है कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत कम बचा हुआ है, बहुत अच्छे से कंप्लीट वीडियो करते हैं, 30 मिनट्स में पूरी हो जाएगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या, तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता महात्मा गांधी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया, विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया, विनोबा भावे को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू जो हैं वो एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये घटनाएं देखते हैं सारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ जा रहा है आपका, है ना। जो भी लास्ट तक बने उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। एक बात बताइए, मैं पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, फ़ायदा आपको होगा, लेकिन धन्यवाद मैं क्यों देता हूँ, लेकिन मेरा अभी कुछ उसमें संदेह है ना। आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो हल्की फुल्की फ़ायदा मुझे भी होती रहती है, ठीक है ना। तो चैनल को ग्रोथ करने में आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से लगी रहिए। नेक्स्ट आइए, घटना क्या है, साइमन कमीशन। तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन थे। सांप्रदायिक पंचाट, लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को ना। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो। बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबेल। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन। ये रट लीजिएगा। देखो साइमन कमीशन जो थे उनके समय, साइमन कमीशन जब आया भारत में तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन थे। सांप्रदायिक पंचाट के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव के समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन के समय लिनलिथगो थे। बेबेल योजना के समय लॉर्ड बेबेल थे। कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड बेबेल थे। माउंटबेटन योजना के समय माउंटबेटन थे और बाल्कन प्लान के समय लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सर्वोदय समाज का स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया है, याद रखें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो 2 पार्ट में और आएगी, 9 और 10 2 पार्ट और आएंगे। 10 पार्ट्स में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।